सभी साथियों को जय हिंद। एसएससी जीडी के हिंदी रिवीजन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन कीजिए। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है मेहनत न करना, अधिक श्रम करना, उपद्रव मचाना और सुंदर लिखना। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहनत न करना। क्या होगा? मेहनत न करना। नेक्स्ट, अगला है कि कूपमंडूक होना। क्या है? कूपमंडूक होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कूपमंडूक होना का मतलब होगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्या होगा? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आपको बता दें कि एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 प्रश्न मुहावरे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर देना है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। यहाँ पे विलोम शब्द बताना है आपको। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रंक। रंक का विलोम क्या होगा बताइए? तो रंक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर देना है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्द के 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, जो वर्ड दिया गया है उसका। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का अर्थ क्या होगा? जो सही अर्थ होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपकार के बदले में किया हुआ उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संकोच। संकोच का यहाँ पे अर्थ क्या होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संकोच मतलब होता है अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। क्या होता है? अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर देना है। प्रश्नों में दिए गए शब्दों में सही संधि का नाम लिखिए। यहाँ पे सही संधि आपको बताना है। महोत्सव कौन सा संधि होगा बताइए? महोत्सव कौन सा संधि होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महोत्सव गुण संधि होगा। क्या होगा? महोत्सव गुण संधि होगा। नेक्स्ट, गिरिंद्र में कौन सा संधि होगा? तो बताइए गिरिंद्र में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक का आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य की स्वाभाविक डैश विपत्ति में होती है। मनुष्य की स्वाभाविक झलक, परख, आकांक्षा या उपादेयता। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा विपत्ति में होती है। कब होती है? विपत्ति में होती है। नेक्स्ट, आगे है कि विवेक डैश से जागृत होता है। प्रेम से, शिक्षा से, इच्छा से या गुरु से। बताइए विवेक किससे जागृत होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। विवेक शिक्षा से क्या होता है? जागृत होता है। किससे जागृत होता है? शिक्षा से जागृत होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश की सेवा करना ही मनुष्य का परम धर्म है। मानवता का सेवा करना, अपनों का, पड़ोसी का या साथियों का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानवता की सेवा करना ही मनुष्य का क्या है? परम धर्म है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है। व्यंग लेखक सामाजिक अनुरूपता पर, सामाजिक अभिरामता पर, संगति पर और विद्रूपता पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? लास्ट में आज हम तद्भव और तत्सम शब्द को पूरे डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, तो आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। करपट का तद्भव शब्द, तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आपको बता दें कि इसका होगा कपड़ा। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा होगा। क्या होगा? कपड़ा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है?
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इसे आसानी से पढ़ते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। जो व्यक्ति, परिवार, समाज या देश के अनुशासित, देश क्या होता है? अनुशासित होता है। वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों की व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी आप पूरे गद्यांश को जब हम पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि पूरी तरह से अनुशासन पर ये आधारित है कि अनुशासन अगर आप बनाए रखेंगे तो देश हो या समाज हो या परिवार हो, सभी मतलब सफल रूप से चल सकता है, यानी चलेगा। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों की व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ पे बताया गया अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। यानी अनुशासन से रिलेटेड ये यहाँ पे गद्यांश है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देख लीजिए यहाँ पे कि अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है। आपने गद्यांश को ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बैक करके आप सुन लीजिए। अनुशासन का वास्तविक अर्थ उसमें क्या बताया गया है। आपको बता दें कि उसमें बताया गया है कि बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। यानी आप अनुशासन अगर बनाना है आपको तो किसी बाहरी दबाव के चक्कर में मत रहिए, खुद पे स्वयं के नियमों का पालन कीजिए। नेक्स्ट था कि आत्म संयम से अभिप्राय क्या है। गद्यांश में देख लीजिए आप, आत्म संयम से अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है करने और न करने योग्य कार्यों का ज्ञान होना। अनुशासन से आप तभी रह सकते हैं जब आपको ज्ञान होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ज्ञान किससे होता है? तो शिक्षा से होता है। किससे होता है? शिक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था कि अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। किसके लिए प्रेरित करता है भाई अनुशासन? तो अनुशासन प्रेरित करता है लोक मंगल की कार्यों के लिए। किसके लिए? लोक मंगल की कार्यों के लिए। यहाँ पे देखना लीजिए, स्वार्थ भाव की ओर गलत हो जाएगा, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर ये भी गलत हो जाएगा, आधिकारिक संग्रह की प्रवृत्ति की ओर, यानी पूरे निगेटिव है। मतलब हम गद्यांश के हिसाब से सोच रहे हैं क्योंकि उसमें अनुशासन की बातें कही गई, इसलिए लोक मंगल की ओर होगा। अगला क्वेश्चन है, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जो क्या होता है भाई? जो अनुशासित होता है, क्योंकि अनुशासन पर ही रिलेटेड पूरा गद्यांश, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतरण का केंद्रीय भाव है। अवतरण का केंद्रीय भाव क्या है? अवतरण का केंद्रीय भाव है अनुशासन। क्या है? अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनना है। अम्ब, अम्ब का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है बताइए? तो अम्ब जल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल को क्या कहा जाता है? अम्ब कहा जाता है। तो अम्ब का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल। अगला है अंगार। अंगार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताइए? तो नहीं सॉरी, आगार। क्या है? शब्द है आगार। आगार का पर्यायवाची शब्द होगा आगामी। क्या हो जाएगा? आगामी। नेक्स्ट, अब आपका 22 और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। छोटा भाई के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? छोटा भाई के लिए एक शब्द होगा अनुज। छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। नेक्स्ट, शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं के लिए एक शब्द बताना है। शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं के लिए एक शब्द होगा आपका अधिभौतिक। क्या हो जाएगा? अधिभौतिक। नेक्स्ट, अब आपके यहाँ पे 24 और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक कीजिए। ABCD के रूप में दिया गया है, आपको बताना कि कौन से भाग में आपका त्रुटि है। तुम कक्षा में आते हो
तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? आप स्पष्ट देख रहे होगे कि तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक नहीं, अपनी पुस्तक। क्या हो जाएगा? अपनी पुस्तक। इसलिए यहाँ पे क्या है? गलत है। तो तुम्हारी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आंसर हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि मान लो समय पर काम पूरा न हुआ तो फिर क्या करोगे? मान लो समय पर काम पूरा ना हुआ तो फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे मान लो का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लो क्या है? नहीं होगा यहाँ पे। समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि ए में। चलिए अब हम तत्सम और तद्भव शब्द को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी के आगामी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। तो चलिए तत्सम और तद्भव शब्द को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहते किसे हैं? तत्सम शब्द होता क्या है? तो आप समझिए यहाँ पे कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ। इस बात को आप समझ लीजिए। अतः इसी भाषा से सीधे शब्द हिंदी में आए तो इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आप यहाँ पे बात समझिए, हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। लेकिन जो वर्ड संस्कृत में जैसे लिखा गया है सेम वैसे ही उस वर्ड को हिंदी में भी लिखा जाता है, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, नसिका, मुख, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, ये सभी संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो इसी भाषा से सीधे शब्द हिंदी में आ गया है। यानी संस्कृत से सीधे कुछ परिवर्तन हुए बिना वो कहाँ आ गया है? हिंदी में आ गया है। तो उससे क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। साथ में तद्भव किसे कहा जाता है? तो वे शब्द जो तत्सम न रहकर उसी शब्द से बिगड़ कर बने हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यानी अब बताइए कि जो संस्कृत में सीधे वर्ड हिंदी में आ गया वो तत्सम है, लेकिन वो तत्सम न रहकर उसमें तोड़ ताड़ किया गया और वो बिगाड़ दिया गया उसको, तो वो क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। तो सीधा सीधा समझिए, संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है, क्योंकि वह संस्कृत से सीधा सेम का सेम कहाँ आया है? हिंदी में आया है। यानी जैसे संस्कृत में था वैसे वो आके हिंदी में जुड़ गया, लेकिन वही संस्कृत में जो शब्द था हिंदी में आने के बाद वो कुछ और बन गया, तो वो क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे तत्सम शब्द यहाँ पे चंद्र है। यानी संस्कृत में भी चंद्र को चंद्र ही लिखा जाता है, लेकिन जब वो तद्भव हुआ, जब वो हिंदी में आया, तो वो चंद्र से क्या हो गया? चांद हो गया। यानी चंद्र को तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया गया? चांद कर दिया गया। जब संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो समझ लीजिए उसे तद्भव शब्द कहा जाता है, और सेम का सेम यूज कर दिया जाए हिंदी में तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे चंद्र का चांद, ग्राहक का गाहक, सुनते होंगे आप समझ जाएंगे, पहले समझेंगे फिर आप याद करेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा। जैसे मयूर का मोर, बधू का बहू, चम्र का चमड़ा, ग्रीष्म का गर्मी, अकस्मात का अचानक। मैं जो बता देता हूँ वही रट लीजिए, वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा क्वेश्चन। विद्युत का बिजली, नृत्य का नाच, गौ का गाय, अज्ञानी का अज्ञानी, और अग्नि को आग कहा जाता है। क्या कहा गया है? अग्नि को आग, तद्भव में। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि तत्सम शब्द संस्कृत में यूज किया गया, यानी संस्कृत का वे शब्द होता है जिसका हूबहू उसी रूप में हिंदी में यूज कर दिया जाए, उसे तत्सम कहते हैं। लेकिन जब तोड़ मरोड़ के हिंदी में यूज कर दिया जाए तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे सिंगार, जैसे यहाँ पे देखिए श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पे सिंगार हो गया। श्रृंगार क्या है? ये तत्सम है। सिंगार क्या है? यहाँ पे तद्भव है। कूप का कुआं, कूप संस्कृत का वैसा ही शब्द है लेकिन उसको तोड़ मरोड़ दिया गया तो कुआं हो गया। मृत्यु का मौत, घृत का घी, दूध का दूध। सर्प संस्कृत का शब्द है लेकिन उसे तोड़ मरोड़ के सांप बना दिया गया तो ये तद्भव हो गया। कोकिल क्या है? तत्सम है। कोयल क्या है? तद्भव है। सप्त क्या है? तत्सम है। सात क्या है? तद्भव है। दधी क्या है? तत्सम है। दही क्या है? तद्भव है। धूम्र क्या है? तत्सम है। धुआं क्या है? तद्भव है। यहाँ पे देख लीजिए कि दंत,
दांत, अमूल्य, अमोल, अश्रु, आंसू, कृषक, किसान, हस्ती, हाथी। यानी इधर वाला क्या है आपका, यहाँ पे ये वाला क्या है आपका, क्या है, तत्सम है और ये तद्भव है। उसी तरह ये क्या है, आगे है दंत, क्या है, तत्सम का दांत हो गया, अमूल्य तत्सम का अमोल हो जाएगा, अश्रु का तद्भव आंसू, कृषक का तद्भव किसान, हस्ती का तद्भव हाथी, छिद्र का तद्भव छेद, आश्चर्य का तद्भव अचरज, कर्ण का तद्भव कान, ग्राम का तद्भव गांव, आम्र का तद्भव आम। है ना, ये जितना मैं बता रहा हूँ आप रट लीजिए। हस्ती का तद्भव हाथी, मक्षिका का तद्भव मक्खी, सत्य का सच, हरित का हरा, गृह का घर, आम्र का आम, शर्कर का शक्कर, हस्त का हाथ, सिर का सिर, चूर्ण का तद्भव चूरन। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। मैं डेली एक एक चैप्टर को उठाता हूँ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको रिवीजन करवाता हूँ। यह क्लास आपके लिए देख लीजिए कि 20 में 20 मार्क्स मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा क्लास अगर आप रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो 20 में 20 मार्क्स आएगा आपका, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते सही जगह पर मेहनत किया जाए तब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।